गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे हम 19 अगस्त के करंट अफेयर मॉर्निंग का थॉट देखते हैं। और आज की क्लास में थोड़ा सा चेंजेस और है, हम रिवीजन की क्लास भी लेकर आए हैं। मतलब कि कल की क्लास में जो आपने सीए के जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं वो सारे यहाँ पर रिवीजन कराएंगे फटाफट, जिससे कि आपका क्विक रिवीजन हो जाए, पिछला आपको याद हो जाए, और साथ में ही आगे वाली जो न्यूज़ है, जो कल के डेट की न्यूज़ है, वो सारी आज आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो ये चैनल है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल है, स्पेशली टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी या जो भी आप एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। आपको करंट के साथ साथ में जो स्टैटिक जीके है उससे भी रिलेटेड न्यूज यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और साथ में ही जैसा कि आप सबका कहना था कि क्वेश्चन के फॉर्मेट में चाहिए, तो क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी है। कुछ लोगों को मटेरियल के फॉर्म में चाहिए था, कंटेंट चाहिए था, उनके लिए भी है। और कुछ लोगों को रिवीजन चाहिए था, तो उनके इस डिमांड को ध्यान में रखते हुए ही ये चेंजेस किए गए हैं। तो अगर ये चेंजेस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें जरूर लिखकर बताएं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आचार्य चाणक्य जी के जो कथन होते हैं वो आज के जीवन में भी बहुत ज्यादा प्रासंगिक हैं। तो उन्हीं के कथन के ऊपर चर्चा करेंगे। आलसी व्यक्ति के पास न तो वर्तमान होता है न भविष्य होता है। यानी कि अगर आप आलसी हैं, लापरवाह हैं, तो आपका वर्तमान भी आपका नहीं होगा और आपका भविष्य भी आपका नहीं हो सकता, क्योंकि आपने भविष्य को सुधारने के लिए कुछ किया ही नहीं, मेहनत की ही नहीं, सिर्फ किस्मत को कोसते रहे और सिर्फ अपनी परिस्थितियों को कोसते रहे। तो इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप अपना भविष्य सुधारना चाहते हैं तो आपको आज प्रेजेंट में अपने आप को तपाना होगा, क्योंकि जो तपता है वही कुंदन बन के बाहर निकलता है। तो प्रण लेते हैं, आलस नहीं करेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे और अपने भविष्य को सुधारने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। तो चलिए इन्हीं कथनों के साथ में स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। फर्स्ट जो बात यहाँ पर कर रहे हैं, विश्व मानवतावादी दिवस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। इसके पीछे की स्टोरी जान लेते हैं। तो देखो, 2003 में 19 अगस्त के दिन ही इराक की राजधानी बगदाद में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय था। वहां पर हमला किया जाता है आतंकवादियों के द्वारा, और उस हमले में लगभग 22 जो संयुक्त राष्ट्र के कर्मी थे वो मारे जाते हैं। तो जिसकी वजह से ही संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये डिसीजन लिया जाता है कि हर साल 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाएगा, और वो लोग जो दूसरों की सेवा में अपने आप को बलिदान कर देते हैं उनको याद किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट जो हम देखो, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को मनाया जाता है। साथ में हमें ये बात भी पता होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले जो ये फोटो तत्व है इसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी? तो फोटो तत्व की खोज 1839 में करी गई थी। किसके द्वारा करी गई थी? तो लुइस जैक्स और मेंडे डॉग्योरे के द्वारा करी गई थी। क्लियर। देखिए, सेबी के बारे में बात करेंगे। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया। ओके। अब इसके स्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है कमलेश वार्ष्णेय और अमरजीत सिंह को। कमलेश वार्ष्णेय जी के बारे में बात करें तो इनको नियुक्त किया गया है, और अमरजीत सिंह को नियुक्त किया गया है। और किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? तो कैबिनेट की एक अपॉइंटमेंट समिति होती है, उसके द्वारा इन दोनों को नियुक्त किया गया है। ये किसकी जगह लेंगे? तो ये अनंत बरुआ और एस के मोहंती की जगह इनको नियुक्ति दी जाएगी। क्लियर। देखिए, इन दोनों का कार्यकाल कितने दिन के लिए होगा? तो 3 साल तक का होगा इनका कार्यकाल, या जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता तब तक इनका कार्यकाल होगा। क्लियर। अच्छा, सेबी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो देखो, सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे रिलेटेड जो स्टैटिक जीके है वो जरूर पूछा जाता है। सबसे पहले इसके मुख्यालय के बारे में बात करेंगे। तो महाराष्ट्र के मुंबई में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो 1992 में इसकी स्थापना करी गई थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के जो काम है उसके बारे में जरूर जान लो, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसकी जो शक्तियां हैं और उसके काम के बारे में यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले तो जो ये स्टॉक एक्सचेंज होता है उसके रजिस्ट्रेशन के लिए और उसके रेगुलेशन के लिए काम करता है। ठीक है, और इसके अलावा जो दलाल है, उपदलाल है, या जो अन्य मध्यस्थ हैं, उनका क्या रोल है इस डिपार्टमेंट में, उसका जो रोल है उनके ऊपर अंकुश लगाने का काम भी इसके द्वारा किया जाता है। और अगर कहीं पर कोई
कोई ऐसा काम है जो इलीगल तरीके से किया जा रहा है तो उसको भी दूर करने का काम करता है। जो प्रतिभूति से रिलेटेड जो कानून है उसको लागू करवाने का काम करता है। और साथ में ही जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सिक्योरिटी जो मार्केट है उसके बारे में एजुकेट करने का भी काम सेबी के द्वारा किया जाता है। क्लियर? तो हमने बात कर ली सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में, सेबी के बारे में। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, ये आप स्क्रीन पर जिसे देख रहे हैं ये है आदिल सुमरी वाला। ठीक है, अच्छा देखो, विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड के लिए 4 उपाध्यक्षों को चुना गया है। कितने उपाध्यक्षों को चुना गया है? 4 उपाध्यक्षों को चुना गया है, जिसमें से भारत के आदिल सुमरीवाला को भी चुना गया है। और ये ऐसे पहले भारतीय हैं जिनको विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड में जगह दी गई है। और इनका कार्यकाल कितने दिन का होगा? तो इनका कार्यकाल 4 साल के लिए है। और ये क्या काम करेंगे? तो स्पेशली इनका जो काम है एथलेटिक्स को बढ़ावा देना और साथ में जो डोपिंग से रिलेटेड मामले हैं उस पर अंकुश लगाना इनका काम होगा। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर स्टार्टअप ग्लोबल इल्यूमिनेशन के बारे में। इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्या है। तो देखो, स्टार्टअप ग्लोबल इल्यूमिनेशन ये एक कंपनी है जिसका अधिग्रहण कर लिया गया है किसके द्वारा? ओपन एआई के द्वारा। ठीक है, ओपन एआई के बारे में जैसा कि हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि ये अमेरिका की एक कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रिसर्च करने के रूप में काम करती है। और हाल ही में 2022 में नवंबर में चैट जीपीटी इसने लॉन्च किया, जो पूरी दुनिया में इस समय धूम मचा रहा है। क्लियर? तो हमने, अच्छा, ग्लोबल इल्यूमिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, ग्लोबल इल्यूमिनेशन की स्थापना का जो वर्ष है 2021 में इसको स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था ये समझ लेते हैं। स्टार्ट किया गया था 3 लोगों के द्वारा, थॉमस डिमसन, टेलर गार्डन और जॉय फ्लिन के द्वारा। और अभी तक का अगर इसका रिकॉर्ड आप देखोगे तो जितनी भी बड़ी बड़ी जो ऑनलाइन कंपनियां हैं, जैसे कि जो सोशल मीडिया से रिलेट करती हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, गूगल है, पिक्चर है, तो इन सब के लिए एक तरीके से टेक्निकल जो कहते हैं ना टेक्निकल हैंड के रूप में इन्होंने काम किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ग्लोबल इल्यूमिनेशन। अच्छा, जो एआई है उसने, जो ओपन एआई है उसने ग्लोबल इल्यूमिनेशन का अधिग्रहण क्यों किया है? इसके पीछे का कारण ही यही है कि ये ओपन एआई का जो मार्केट है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहता है। ओपन एआई के बारे में बात करते हुए हमें पता होना चाहिए कि 2015 में इसकी स्थापना करी गई थी। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं पीएम ई बस सेवा के बारे में। देखिए, पीएम ई बस सेवा के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब 15 अगस्त का जब भाषण दिया जा रहा था उनके द्वारा लाल किले से, तब ये बात बोली गई। पीएम ई बस सेवा के बारे में बात करते हुए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत के 169 शहरों में इसको स्टार्ट किया जाएगा और 10,000 बसें स्थापित करी जाएंगी। ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक बस होगी। क्लियर? और इसमें हमें ये भी पता होना चाहिए कि कुल 57,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 20,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसमें भारत के जो पहाड़ी इलाके हैं, उत्तरी पूर्वी इलाके हैं, उसको भी ऐड किया गया है। ठीक है, और ये स्पेशली उन जगहों पर स्टार्ट की जाएगी जहां की पॉपुलेशन 3 लाख या उससे अधिक की होगी। तो ये जानकारी हो गई हमें पीएम ई बस सेवा के बारे में। क्लियर? कुछ और जानकारी रहती है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा जान लो, यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ कि ग्रीन अर्बन मोबिलिटी हमें पता होना चाहिए। ग्रीन अर्बन मोबिलिटी के तहत भारत के 181 शहरों का जो बुनियादी ढांचा है उसको सुधारने के बारे में भी बात की गई है। क्लियर? देखिए, स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये है दुती चंद्र। ठीक है, दुती चंद्र के बारे में बात करते हुए हम सबको ये पता होना चाहिए कि जब इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था 100 मीटर में, कितने में? 100 मीटर में जब इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था तब से ये सुर्खियों में थी। लेकिन अभी इनके ऊपर नाडा के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। नाडा क्या है? तो नाडा भारत का एक एंटी डोपिंग राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में काम करता है और खिलाड़ियों की जांच करता है कि वो किसी नशीले पदार्थ का सेवन तो नहीं करते हैं। तो इस बारे में ये देखा गया, जब जांच करी गई तो नाडा के द्वारा ये पाया गया कि नाडा के तहत जो आर्टिकल नंबर 2.1 और 2.2 है, 2.1 और 2.2 है, उसका उल्लंघन किया गया है दुती चंद्र के द्वारा।
और इसी के लिए, इसकी वजह से ही इनके ऊपर 4 साल का क्या लगा दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये प्रतिबंध कब से स्टार्ट होगा, तो ये प्रतिबंध स्टार्ट होगा 3 जनवरी 2023 से। क्लियर, हमने बात कर ली और बाकी जो भी जानकारी है यहाँ से आप पढ़ सकते हैं अगर कुछ छूट गया हो तो। अच्छा, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब उनकी जांच करी गई तो कौन सा ऐसा तत्व था जो पाया गया, तो वो पाया गया था एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ठीक है, यानी कि इनका जब टेस्ट हुआ तो टेस्ट के दौरान एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर पाया गया था इनके ब्लड टेस्ट में। क्लियर, देखो दुनिया का पहला 3D रॉकेट लॉन्च किया जाएगा भारत के आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। देखो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के बारे में हमें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, हम सबको अच्छे से पता है कि जो भी लॉन्चिंग करी जाती है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही करी जाती है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में ये स्थित है। अब न्यूज ये है कि दुनिया का पहला 3D रॉकेट लॉन्च किया जा रहा है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चेन्नई में एक कंपनी है जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। क्या नाम है, अग्निकुल कॉस्मोस। ठीक है, तो इस कंपनी के द्वारा ही ये 3D रॉकेट बनाया गया है और इस 3D रॉकेट का नाम क्या है, तो इसका नाम है अग्निबाण। क्या नाम है, अग्निबाण। क्लियर, अच्छा देखो ये इस अग्निबाण की ये कैपेसिटी है कि ये पृथ्वी का जो लोअर ऑर्बिट है वहां पर 100 किलोग्राम का सैटेलाइट स्थापित कर सकता है। तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दुनिया का पहला 3D रॉकेट अग्निबाण के बारे में। क्लियर, देखिए अग्निकुल के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अग्निकुल जो ये प्राइवेट कंपनी है इसमें कौन कौन से कंपनियों ने इन्वेस्ट किया है और कौन से लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना करी है। तो 2017 में इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, अग्निकुल कॉस्मोस के श्रीनाथ रविचंद्रन, मोइन एसपीएम और आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर रहे हैं एसआर चक्रवर्ती इनके द्वारा। क्लियर, इसमें सिर्फ आनंद महिंद्रा ने ही 80.43 करोड़ रुपए की फंडिंग करी है। और इसमें आप देखेंगे तो आनंद महिंद्रा के साथ साथ पाई वेंचर्स, स्पेशल इन्वेस्ट और अर्थ वेंचर्स ने भी इन्वेस्टमेंट करी हुई है। तो ये जानकारी हो गई अग्निकुल कॉस्मोस के बारे में। देखिए आईएनएस विंध्यगिरी क्या है, जानकारी लेते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आईएनएस विंध्यगिरी को और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा भारतीय नौसेना के बेड़े में एक नया पोत शामिल किया गया है और इसका नाम रखा गया है आईएनएस विंध्यगिरी। विंध्यगिरी यानी गिरी मतलब पर्वत, विंध्य मतलब विंध्याचल की, यानी कि विंध्याचल की पहाड़ियों के ऊपर इसका नाम रखा गया है जो भारत की स्ट्रेंथ को और भारत की मजबूती को दिखाता है। साथ में ही जो कोलकाता का जो शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स लिमिटेड है वहां पर ये जो पूरा प्रोग्राम है वो हुआ था, जिसके इस प्रोग्राम के माध्यम से ही आईएनएस विंध्यगिरी को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। क्लियर, देखिए भारतीय नौसेना के द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसका नाम है 17A और इस 17A प्रोजेक्ट के तहत जो नौसेना के पोत हैं उसके ऊपर काम किया जा रहा है। क्लियर, देखिए बूढ़ा अमरनाथ यात्रा, जिसको हम अमरनाथ यात्रा के नाम से भी जानते हैं, भारत की बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध, पवित्र और पारंपरिक यात्रा है। भगवान शंकर के दर्शन के लिए श्रद्धालु अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि 18 अगस्त को भारत सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है, 10 दिन तक ये यात्रा चलती है। ठीक है, जो अमरनाथ मंदिर है वो कहाँ पर है, तो अमरनाथ मंदिर एक नदी है जिसका नाम है पुलस्ता नदी। कौन सी नदी है, पुलस्ता नदी, उसके किनारे ये अमरनाथ मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। और ये पुलस्ता नदी भी बहुत ज्यादा पवित्र मानी जाती है हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग। इसके साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे ही पवित्र गदा की वापसी होती है, यानी कि पवित्र गदा का आगमन होता है, वैसे ही ये यात्रा समाप्त हो जाती है। क्लियर, देखो इस तीर्थ स्थल की जो देखभाल है वो दशनामी अखाड़ा पुंज के द्वारा करा जाता है। दशनामी अखाड़ा पुंज के द्वारा देखभाल करा जाता है और जब पवित्र गदा का आगमन होता है या फिर जिसको छड़ी मुबारक भी कहते हैं तब ये यात्रा समाप्त हो जाती है। क्लियर, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, इनका नाम है बहाव रियाज। क्या नाम है, बहाव रियाज। ये 38 साल के हैं। 2008 में इन्होंने डेब्यू किया था
इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए पाकिस्तान की तरफ से। इन्होंने 2019 में ही टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी और 2023 में इन्होंने ऑफिशियली घोषणा कर दी है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के लिए। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात करते हैं। ब्रिटिश चैट शॉकिंग के नाम से जाने जाते थे, मशहूर व्यक्ति हैं ब्रिटेन के जिनका निधन हो गया है। 88 साल की उम्र में इनका नाम है माइकल पार्किंसन। माइकल पार्किंसन को बकिंघम पैलेस, जो लंदन में बकिंघम पैलेस है ना, वहां पर एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी। इनका जो ब्रिटेन की जो संस्कृति और उसके कल्चर के लिए जो इन्होंने काम किया उसके लिए, तो इनका निधन हो गया है। 88 साल के थे ये और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है माइकल पार्किंसन। क्लियर? और इनको इसलिए जाना जाता है कि ये मशहूर हस्तियों से बातचीत करने में इनका जो योगदान रहा है और इनका जो रोल रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। क्लियर? और इनको नाइटहुड की उपाधि कब दी गई थी? तो 2008 में दी गई थी। देखिए यहाँ पर फटाफट रिवीजन कर रहे हैं, कल की जो क्लास हुई थी उसके जो 10 क्वेश्चन थे उसका फटाफट रिवीजन। पहला क्वेश्चन ये था कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था अर्थशास्त्री राज जेटली को उनके आर्थिक गतिशीलता के ऊपर अध्ययन करने के लिए। साथ में ही माइकल स्प्रिंगर का नाम आपको याद होगा, जिनके बारे में मैंने बात करा था, और उन्होंने कोविड-19 के समय जो रिसर्च किया था उसकी वजह से भी उन्हें जॉर्ज लेडली जो प्राइज है अवार्ड दिया गया था। जुलाई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का जो खिताब है वो किसे दिया गया है? तो एशले गार्डनर को दिया गया है। महिला क्रिकेटर हैं, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं, क्रिस वोक्स को दिया गया है। इंग्लैंड की जो टीम है उससे बिलोंग करते हैं। हुंडई मोटर्स ने किस कंपनी का अधिग्रहण किया? तो जनरल मोटर्स के तालेगांव प्लांट का अधिग्रहण किया है। और हुंडई मोटर्स का कहना है कि भारत में प्रतिवर्ष 10,000 यूनिट के निर्माण को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। सरकार के द्वारा जो कारीगर हैं उनको सशक्त बनाने के लिए एक योजना स्टार्ट करी गई है जिसका नाम है पीएम विश्वकर्मा कौशल योजना। इसके तहत हमारे देश के जो शिल्पकार, बुनकर और जो कपड़े धोने वाले श्रमिक हैं उनके लिए क्या दिया जाएगा? उनके लिए 5% के ब्याज पर पैसा उपलब्ध कराया जाएगा। जो फर्स्ट किस्त होगी वो 1 लाख रुपए की होगी और दूसरी किस्त 2 लाख रुपए तक की होगी। और ब्याज कितना लगेगा इस पर? तो 5% का ब्याज लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, जापान में कौन सा तूफान आया था जिसने तबाही मचाई थी? तो लैंड टाइफून आया था और इसने तबाही मचाई थी और इसकी स्पीड कितनी थी? तो 160 किलोमीटर पर आवर। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहां पर खोला गया है? किस राज्य में खोला गया है? तो हमने पढ़ा था तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में खोला गया है। एडीबी ने किस राज्य में बाल विकास योजना के लिए 4.05 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया है? तो वो राज्य कौन सा है? मेघालय। और इसमें 1.5 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये योजना बनाई गई है और इसके लिए इन्वेस्टमेंट किया गया है एडीबी यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। भारतीय वायुसेना के द्वारा बहुराष्ट्रीय अभ्यास का आयोजन अगले साल मध्य के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है। भारतीय वायुसेना तरंग शक्ति के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तरंग शक्ति का आयोजन किया जाएगा नेक्स्ट यानी कि 2024 में अक्टूबर के महीने में। विप्रो जो एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इसके द्वारा आईआईटी दिल्ली में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो काम है उसको ध्यान में रखते हुए उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के उद्देश्य से विप्रो के द्वारा किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट न्यूज है कि भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहां पर लॉन्च किया गया है? तो चेन्नई में लॉन्च किया गया है। और डीजीसीए यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसके द्वारा 4 लोगों की एक समिति बनाई गई और इस समिति के माध्यम से जो विमानन क्षेत्र है उसमें महिलाओं और पुरुषों के बीच में समानता को लेकर कुछ बातें कही गई हैं, कुछ पॉलिसीज बनाई गई हैं। हाल ही में किस श्रीलंकाई ऑलराउंडर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो उनका नाम है वानिंदु हसरंगा। तो वानिंदु हसरंगा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। टेस्ट क्रिकेट से, आईपीएल से या वनडे सीरीज से नहीं, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है और इनकी उम्र क्या है? तो 26 साल की है। हाल में ही रक्षा अनुसंधान निकाय के किस पूर्व प्रमुख का निधन हो गया? तो वीएस अरुणाचलम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इन्होंने डीआरडीओ का नेतृत्व किया था और इनको डीआरडीओ की तरफ से 2015 में इनको लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। साथ में ही इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। और इनका नाम क्या है? तो वीएस अरुणाचलम, जिनका निधन हो गया था। इस सेशन में इतना ही।
फिर कल मिलेंगे नए न्यूज के साथ, नए रिवीजन के साथ और नए विचारों के साथ में। तब तक टेक केयर, खूब खुश रहिए, खूब पॉजिटिव रहिए और खूब पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जिंदगी को जीते रहिए। साथ में ही जो फॉर्मेट में चेंजेस हुआ है, कंटेंट में चेंजेस हुआ है और जो पढ़ाने के तरीके में चेंजेस हुआ है, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपने जो प्रीसियस कमेंट है वो जरूर हमें दीजिए और साथ में ही चैनल को लाइक करना मत भूलिए। टेक केयर, बाय बाय।